देखें जी, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में वो पूछ रहा है। व्हाट एंट्री इज टू बी पास्ड, एंट्री पूछिए टू रिकॉर्ड दी इंक्रीज या डिक्रीज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री पूछिए। अच्छा जी, तीसरी और चौथी एंट्री के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये इंक्रीज या डिक्रीज की एंट्री है? तीसरी के बारे में देखें। बैड डेट्स डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, ये तो बैड डेट्स की एंट्री है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो नहीं है सही। इंक्रीज और डिक्रीज की तो नहीं है। चौथी के बारे में क्या ख्याल है? ये भी नहीं है, ये भी बेकार है। तो आपके पास ऑप्शन या तो ए होगा, बी होगा। ए को देखें, बैड एंड डाउटफुल डेट्स डेबिट और अलाउंस क्रेडिट, ये इंक्रीज की एंट्री लग रही है। और दूसरे को देखेंगे तो अलाउंस डेबिट और बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, ये डिक्रीज की एंट्री है। तो ऊपर से हमें पता करना है कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो एंट्री या तो ए होगी या फिर बी होगी। सही। तो अब डेटा क्या दिया हुआ आपको? ओपनिंग रिसीवेबल्स दिए हुए 45,000 के, क्रेडिट सेल्स दी हुई है, कैश सेल्स दी हुई है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर दिया हुआ है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ दिए हुए हैं, डिस्काउंट अलाउड नहीं दिया हुआ, डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ। ठीक है। तो हम अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बना लें ताकि क्लोजिंग बैलेंस आ जाए। अलाउंस की परसेंटेज उसी पे लगनी है ना, लगाए, निकाल। अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस निकालें। वो जो टी अकाउंट हमने बनाया था उसमें आपको पता है सेल्स कहाँ लिखते हैं, कौन सी सेल्स लिखते हैं, कैश कहाँ लिखते हैं, बेड डेट्स कहाँ लिखते हैं, डिस्काउंट ये वाला आता है, अलाउड आता है। अलाउड आता है जो दिया है, ये तो लिया है। बाकी लोग भी बनाएं जल्दी से। ओपनिंग रिसीवेबल डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट सेल्स डेबिट साइड पे आ जाएंगी, कैश सेल्स आती नहीं है, कैश क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बेड डेट्स भी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। रिटर्न ऑफ मतलब? अरे अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें ये नहीं देखते रिकॉर्ड किए हुए या नहीं किए हुए। अकाउंट बनाएंगे तो उसमें तो लाजमी डालना पड़ेगा ना। लेजर्स जो है ना, वो टी अकाउंट्स जो बनते हैं वो एंट्री के थ्रू बनते हैं ना। तो जब आप लेजर्स बनाएंगे तो उसका मतलब आपने पीछे एंट्री पास करनी होगी या की भी होगी, तभी लेजर्स बनेंगे, वरना लेजर्स नहीं बन सकते। रिटर्न ऑफ का मतलब है राइट ऑफ हो गए, येट टू बी रिटर्न ऑफ, अभी नहीं हुआ। चले देखते हैं क्या बना। रिसीवेबल, तो ये हो गया आपका अकाउंट रिसीवेबल। बताएं बी एफ बताएं। अब जो थोड़े से बेचारे पीछे से कमजोर होते हैं ना अकाउंटिंग में, एक चीज आप ध्यान में रखें। एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल, एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल बैलेंस शीट आइटम, इनकम और एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। एसेट का, लेजर का या टी अकाउंट का बैलेंस हमेशा ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट साइड पर आएगा, अगर वो एसेट है तो। अगर वो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पर आएगा। अगर वो कैपिटल है तो क्रेडिट साइड पर आएगा। इनकम और एक्सपेंस का ब्रॉड फॉरवर्ड होता ही नहीं है। सही है। अच्छा जी, और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हमने कहा था ये कॉन्ट्रा एसेट है। कॉन्ट्रा एसेट है तो एसेट का अगर डेबिट पे बैलेंस होगा तो कॉन्ट्रा एसेट का कहाँ होगा? क्रेडिट साइड के ऊपर होगा, ये आप ध्यान में रखें। अच्छा जी, ये आ गई सेल्स। कौन सी सेल्स है? क्रेडिट सेल्स। इसके पीछे एंट्री है सेल्स क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। जब भी सेल्स होंगी, सेल्स की नेचर क्रेडिट होती है, जब भी सेल्स होंगी चाहे कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, क्रेडिट भी नजर आ रही होगी। जब भी परचेजेस होंगी उसकी नेचर डेबिट है, चाहे वो कैश परचेजेस हो या क्रेडिट परचेजेस हो, हमेशा आपको कहाँ नजर आएंगी? डेबिट में नजर आएंगी। जब भी कोई नया एक्सपेंस पैदा होगा तो एक्सपेंस की नेचर क्या है? डेबिट, वो आपको डेबिट पे नजर आएगा।
जब भी कोई नई इनकम आएगी, उसकी नेचर क्रेडिट है, वो आपको क्रेडिट पे नजर आएगा। जब भी कैपिटल कोई नया आएगा, कैपिटल की नेचर क्या है, क्रेडिट, वो आपको क्रेडिट पे नजर आएगा। सही है जी। तो ऐसे हम एक एक चीज हमें पता होती है कि कौन सी चीज हमेशा क्रेडिट होती है, और फिर उसके अगेंस्ट देखते हैं हम कि डेबिट क्या होगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। सही है। रिकॉर्डिंग पहले बुक्स में होती है, ठीक है, डायरेक्ट एंट्रीज पास नहीं होती। पहले कहाँ रिकॉर्डिंग होती है, बुक्स में रिकॉर्डिंग होती है। बुक्स के थ्रू जब लेजर्स में ट्रांसफर करते हैं तो एंट्रीज पास करते हैं। सही है। ताकि अलग अलग लेजर्स में वो ट्रांसफर हो जाए। कोई कोई भी सिंगल देखें, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो कैश में ट्रांसफर होगी, सेल्स में ट्रांसफर होगी। सही है। रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो रिसीवेबल के लेजर में जाएगी और सेल्स के लेजर में जाएगी। फिर लेजर जब क्लोज हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे वो, एसेट लायबिलिटी कैपिटल बैलेंस शीट आइटम, और इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस आइटम। सही है। तो ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे। फिर ट्रायल बैलेंस से ये ट्रांसफर होके कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट। सही है? यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं वो ट्रायल बैलेंस से बनाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। ट्रायल बैलेंस के पीछे क्या है, लेजर्स। लेजर्स से पीछे क्या है, डे बुक्स, नॉट जर्नल, जर्नल ऑल डे बुक्स। तो डे बुक्स, लेजर्स और ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस से क्या होगा, सही है। अच्छा, आप लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाना सिखा दिया कि ट्रायल बैलेंस जो है वो डेबिट क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिखे हुए होते हैं, डेबिट साइड भी बराबर होती है और क्रेडिट साइड भी बराबर होती है। सही है। हमेशा नहीं होती, होनी चाहिए। अगर डेबिट साइड अलग हो जाए और क्रेडिट साइड अलग हो जाए तो फिर इसका मतलब होता है कंफर्म एरर्स है इसके अंदर। पहले सिलेबस में नहीं थे, लेकिन अब एरर्स का टॉपिक सिलेबस में आ गया है, तो एरर्स को ठीक फिर हम करेंगे, कैसे ठीक करते हैं। ठीक है। तो जब वो 20 नंबर का सवाल है ना, जो हमारे लिए एक आखिरी, स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये सवाल होता है, 20 नंबर का, जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, और उसके लिए आपको एक अदर ट्रायल बैलेंस बना बनाया वो दे देता है कि जी ट्रायल बैलेंस तो हमने बना लिया। सही है। पीछे का सारा आपने प्रोसेस पढ़ा हुआ है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो कहता है, जहमत ना करें, बना के दे रहा हूँ मैं। सही है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बन गया। अब वो आपको कहता है कि नीचे 6 7 8 ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो आपको फर्दर रिकॉर्ड करनी है, वो अभी हमने रिकॉर्ड नहीं की। उसके हम कहते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज, जो साल के एंड में बनती है। उसने कहा साल के एंड में ट्रायल बैलेंस तो पूरा हो गया, बस कुछ चीजें और बाकी रह गई हैं, ये आप नोट कर ले, रिकॉर्ड कर ले, उसके बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दें। उसके अंदर वो जो एडजस्टमेंट देता है, तो आपने जितनी पीछे की अकाउंटिंग पढ़ी हुई सारी एडजस्टमेंट देगा। एक एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन की देगा। अगर आपको डेप्रीसिएशन आता है आप आराम से कर लोगे, नहीं आता गई एडजस्टमेंट। बैड डेट्स की देगा। अगर आपको बैड डेट्स का पूरा टॉपिक आता है तो आप कर लोगे। अक्रूवल्स एक टॉपिक है, उसकी देगा। पीछे बेसिक अकाउंटिंग है, उसकी एडजस्टमेंट होगी, सेल्स रिटर्न की हो सकती है, परचेजेस की हो सकती है, वॉट एवर। तो जितने भी पीछे टॉपिक्स हैं सब वो आखिर में आके इस सवाल के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं। सही है। और स्टूडेंट के लिए ये सवाल करना चैलेंजिंग होता है, टफ होता है। तो 40 आपके पास आते हैं एमसीक्यूज। कितने मार्क्स होते हैं, 80 मार्क्स। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अपने बाकी टॉपिक्स इतने अच्छे कर लेंगे, आप 80 में से 50 ले लें। रिस्क ही ना लेना कि आप उस बड़े टॉपिक्स में से फंसे। और मैं स्टूडेंट से कहता हूँ इस टॉपिक में आप एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते, अभी आपको इतनी अकाउंटिंग अच्छी नहीं होती बेसिक लेवल पे। आपसे इतना टारगेट रखे मुझे 10 नंबर लेना, बस, नॉट मोर देन दैट। और ये 10 नंबर आराम से आ सकते हैं। सही है। लेकिन ये जो 20 नंबर का टॉपिक है, ये टाइम बहुत खींच जाता है स्टूडेंट्स का। 20 नंबर के लिए आपको तकरीबन 35 से 40 मिनट मिलते हैं। स्टूडेंट इस सवाल में कोई घंटा लगा देता है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम प्रेशर आ जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। अब बाकियों में से मेजोरिटी मार्क्स निकालें, उसमें से 8 10 मार्क्स भी आपने निकाल लिए तो काम हो जाता है। सही है। बाकी में तुक्के मार दे, आखिर में तुक्के, ABCD। नहीं आ रहे हैं आपके पास, 5 मिनट रह गए, 10 सवाल बाकी हैं, क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो शायद दो भी सॉल्व ना हो, लेकिन अगर आप 10 पे तुक्का मार देंगे तो
शायद 3 4 लग जाए तुक्के। 2 3 तुक्के भी लग गए तो 4 मार्क्स, 4 सवाल सही हो गए तो 8 मार्क्स तो आपके वैसे ही आ गए। तो ये भी प्लानिंग करके जाता है स्टूडेंट्स, कि आखिर में पैनिक ना हो जाऊं। अब ये 20 नंबर का सवाल कब करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि आपको सिखाया जाएगा कि ये 20 नंबर का सवाल अटेम्प्ट कब करना है, जाते ही अटेम्प्ट करना है, आखिर में करना है, बीच में करना है, कितने सवाल के बाद करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये ट्रिकी सवाल है। हमारे जो पहले बैच था ना, उसमें एक बच्चे ने ये पूरा का पूरा डॉट एक्यूरेट किया था। उसकी निशानी होती है कि उसकी बैलेंस शीट टाई हो जाती है। जब बैलेंस शीट टाई हो जाती है ना, इधर उधर बैलेंस बराबर हो जाता है, इसका मतलब है सवाल पूरा सही। तो ये तो शायद ही किसी की होती होगी, बहुत मुश्किल है बैलेंस शीट टाई करना इसकी। बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी गलती भी आपने कर दी ना, तो बैलेंस शीट, हम कहते हैं बैलेंस शीट टाई करने की जरूरत ही नहीं है। आपने सिर्फ वर्किंग की, रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, आधा अधूरा किया, क्योंकि आपको ये जो 40 नंबर है ना, 40 सवाल है, इसमें से मार्क्स निकालने हैं। ये छोटे छोटे सवाल होंगे, तो जब छोटे सवाल में से मार्क्स निकल रहे तो आप 20 नंबर पे क्यों फोकस कर रहे हैं। सही। ये 20 नंबर का सवाल आपकी किस्मत पे बहुत डिपेंड करता है। किसी का बहुत नॉर्मल आ जाता है, किसी का मॉडरेट आ जाता है, बाज़ बार किसी का खौफनाक भी आ जाता है। उनके क्वेश्चन बैंक के अंदर, जहां से वो क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें 2 3 सवाल ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं। तो आप प्रैक्टिस करके जाए ना वैसे सवालों की, ताकि टेढ़े मेढ़े भी आ जाए तो आप एटलीस्ट उसमें से 10 11 12, 10 नंबर तो आप बड़े आराम से एवरेज स्टूडेंट ले सकता है, कोई मसले वाली बात। और ये सवाल को करना अच्छे तरीके से समझ के करना इसलिए जरूरी है कि जैसे ही आप अगले स्टेप में जाएंगे ना, कैफ के पहले पेपर में, तो वहां आपको मैन्युअली पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरी बैलेंस शीट, पूरे बनाने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अच्छा है, अच्छी तरह से सीख के जाए, ताकि अगले लेवल पे आप ये ना करें यार मुझे तो आता ही नहीं था पीछे से, तो अब पीछे पीछे से तो मैंने हंसते खेलते पास कर लिया था, यहाँ क्या करूं। जैसे जो बच्चा एग्जामिशन क्लेम करके जाता है अकाउंटिंग में आईकॉम की बेसिस के ऊपर, जब वो ये पेपर देता ही नहीं है, तो उसको वो एक तजुर्बा नहीं होता जो आप लोगों को होता है, जो देकर आ रहे होते हैं। वो पहली मर्तबा कैफ के पहले पेपर में जाता है ना, बेहोश हो जाता है वो। और ये वाला जो बच्चा होता है, इसको तजुर्बा होता है इस चीज का ना, उसको कुछ आइडियाज होते हैं, वो नहीं फंसता इतना। तो ये होता है। इसलिए वो जो पहला अकाउंटिंग का पेपर है ना, FAR 1 जो पहले नाम होता था उसका, अब नाम उन्होंने आगे पीछे कर दिया, ये बहुत चैलेंजिंग पेपर बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। उसकी वजह ये होती है कि वो उनकी बेसिक अकाउंटिंग का पेपर निकलने के बावजूद वैसी नहीं हो पाती जैसे रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके बाद जब इसका अगला लेवल का पेपर आता है ना, उसका रिजल्ट अच्छा होता है, क्योंकि वो गिरते पड़ते सीख जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ना, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है। समझ में। तो कैफ का जो स्टार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा ट्रबल होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो तो सोच के आए होते हैं जी सी, ये तो बहुत मुश्किल था, मैं तो पास हो गया PRC में। अब ऐसे ही डरा रहे थे यार फजूल में, वो फिर कैफ को लाइट ले रहा होता है। असल CA आई कैप के अकॉर्डिंगली शुरू ही कैफ से होता है। ये तो प्री रेक्विजिट है PRC। क्या आप तजुर्बा करके देख लें, अगर आपसे हो रहा है ना तो बस ब्रेक मार दें, नहीं हो रहा छोड़ दें यहाँ पर। सही है। हो रहा है तो इसका मतलब है नाउ यू आर एलिजिबल टू अटेम्प्ट CA। फिर कैफ 1 से CA शुरू होता है। सही है। समझे, आपको डिप्लोमा करवा रहे हैं काइंड ऑफ, कि अगर आप इस डिप्लोमा को पास कर लेते हैं तो आपने कहा है कि हाँ मैं करने के काबिल हूँ। समझ गए। इसलिए अकाउंटिंग वाले पेपर में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सही। दो मैथ्स स्टैट्स वाला पेपर आगे किसी और पेपर में नहीं आएगा, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है ना मैथ्स की और स्टैट्स की, वो फाउंडेशन अगर आपकी अच्छी हो जाती है, आपको नंबर से मोहब्बत हो जाती है, आप 2 के 2 4, 4 के 2 8 करने में अच्छे हो जाते हैं, तो आपको आगे पेपर्स में आसानी होगी। और अगर आप मैथ में स्ट्रगल करते हैं, नहीं प्रैक्टिस कर पाते, इतना बड़ा कोर्स है, आपने 100+ आवर्स पढ़ लिया, उसके बाद भी मैथ्स में आप लुढ़क रहे हैं, पेपर भी पास हो गया आपका QM, फिर भी मैथ्स में लुढ़क रहे हैं आप। ये जो आपको फाइनेंशियल मैथ्स पढ़ाई जाती है ना, मैं इसका जो इनके अब्बू है ना फाइनल लेवल के ऊपर, मैं वो पढ़ाता हूँ। तो पीछे वालों की जो कमी होती है ना, वो घूम रहे होते हैं, वो यूं, हमने तो वो एन्युटी, परपीचुटी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी रट्टे मार मार के पढ़ लिए थे, फॉर्मूले याद किए, लगाए इधर। तो वो हमें आगे जरूरत पड़ती है जब बड़े बड़े बिजनेस की प्लानिंग करते हैं ना, तो ये पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, NPV, IRR,
ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, फॉर द सेक ऑफ पासिंग पेपर्स, जल्दी 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 निपटाओ। हर चीज आगे आएगी। जो आप डेप्रिसिएशन पढ़ के गए हो ना, जब FAR 1 में आओगे ना, आपको पता लगेगा अच्छा डेप्रिसिएशन तो हमने ऐसे ही टच करके गुजर गए थे। फिर आपको पढ़ाया जाएगा डेप्रिसिएशन होता है क्या सही वाला। तो इससे फाउंडेशन अच्छी होगी। आपको एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन पता होगा, रिड्यूसिंग पता होगा, एंट्रीज पता होंगी। तो आप बोलोगे यार इतना तो मुझे आता है, मैं नए काम करूंगा आगे, एडिशनल पे काम करूंगा। सही है जी। ये रट्टाफिकेशन वाला कंसेप्ट नहीं है कि रट्टा मारो और निकल जाओ। रट्टा मार के आप एक पेपर पास कर लोगे, अगले में फंस जाओगे। अगला पास कर लोगे, चौथे में फंस जाओगे। पांचवा पास कर लोगे, सातवें में फंस जाओगे। इसलिए कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत जरूरी है कि आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्रेडिट सेल्स होता है, कैश सेल्स क्यों नहीं आती इसको? एंट्री बना लो कैश सेल्स की, एंट्री बनाओ कैश सेल्स की। कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, तो उसमें रिसीवेबल तो आता ही नहीं है। आता ही नहीं तो यहाँ कैसे आएगा फिर? ठीक है। अच्छा जी, सेल्स रिटर्न है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कितना? 35,000। बैड डेट्स, बैड डेट्स हो गए 2,000 के। डिस्काउंट अलाउड नहीं है। चलो और कुछ है? क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो ये हो गया 1,10,000, ये 1,00,000, 1,00,000 हो गया, ये 1,00,000 हो गया। और 37 इसमें से माइनस कर दें, 63,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज इट इज डायरेक्टली लिख देते? क्या बैलेंस शीट में ये वैल्यू जाती 63,000? ये नहीं जाती, क्योंकि ये जो है ये तो ग्रॉस वैल्यू है। वहां तो नेट वैल्यू लेते हैं, जब तक उसमें से अलाउंस माइनस नहीं करेंगे। ये वैल्यू जाएगी, इसमें से अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस माइनस करेंगे तो बैलेंस शीट में नेट रिसीवेबल्स आएंगे। सही है। इसका मतलब है अलाउंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अलाउंस मेंटेन कितना करना होता है? सवाल में कितना था? 2%। अलाउंस मेंटेन करना होता है 2%। कहाँ गया भाईजान? अच्छा जी, कितना? द बिजनेस मेंटेन्स अलाउंस एट 2% ऑफ रिसीवेबल ईच ईयर। हर साल स्टैंडर्ड पॉलिसी है इनकी। तो पिछले साल भी 2% होगा, इस साल भी 2% होगा। ऐसा ही है। तो इस साल का रिसीवेबल कितना है? इस साल का रिसीवेबल हमारा है 63,000। 63,000 का 2%, 1260, ये क्लोजिंग हो गया। ये अलाउंस का CF बैलेंस हो गया। अलाउंस का CF एंट्री पास कर सकते हैं CF बैलेंस देखकर? नहीं कर सकते। CF बैलेंस अलोन इज नॉट काफी, BF भी तो चाहिए। BF नहीं आएगा तो कैसे एंट्री पास करेंगे? अच्छा जी, BF दिया भाई नहीं है। तो अगर पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होता, उस पे परसेंटेज लगा के BF निकल आता। अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? ये पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा। सही है। तो इस पे परसेंटेज लगा दें 45,000 पे। 45,000 पे लगा दें 2%, 900। ये हो गया अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी। ओपनिंग कम है, क्लोजिंग ज्यादा है, इसका मतलब है आपको अलाउंस को इंक्रीज करना है बाय 360। तो इंक्रीज इन अलाउंस बाय 360। ठीक है जी। तो एंट्री क्या पास होगी? बैड एंड डाउटफुल डेट्स डेबिट। डाउटफुल डेट्स ही कर दें बस, डाउटफुल डेट्स डेबिट। और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। अब मैच कर लें किसमें ये एंट्री बन रही है। ठीक है जी।
चलें जी आगे बढ़े। ये सवाल किया था हमने 32। चलें करें 32। व्हाट इज द टोटल चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब बैड डेट्स रिकवर्ड डाउटफुल डेट्स में इंक्रीज या डिक्रीज, ये तीन चीजों को मिलाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बनता है। अब देखते जाए क्या क्या डेटा प्रोवाइड किया गया। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है किस चीज का? अलाउंस का, 1000। फिर इसने बैड डेट्स राइट ऑफ किए हैं 4000 के। क्लोजिंग बैलेंस अलाउंस का कितना है? 1200। तीन चीजें दी हुई, बैड डेट्स दिए हुए, अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। पूछ रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस जाए, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना रिकवर्ड है नथिंग, ना अलाउंस निकालना है, अलाउंस बना बनाया दिया हुआ, ओपनिंग में दिया हुआ, क्लोजिंग में दिया हुआ। ओपनिंग बैलेंस 1000, क्लोजिंग बैलेंस 1200। 1000 से 1200। 4000 के बैड डेट से क्या आंसर 4000 होगा? 4000 होंगे तो फिर इंक्रीज डिक्रीज कहाँ जाएगा? 4000 तो नहीं हो सकता। इंक्रीज डिक्रीज निकाल सकते हैं। ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है, तो इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज है। इंक्रीज है। सब पूछो इंक्रीज है। करने की क्या जरूरत है, तुम्हारी जेब में 1000 रुपए थे, अब 1200 रुपए हो गए। इंक्रीज या डिक्रीज? सोचने की क्या जरूरत है इसमें? 200 से इंक्रीज हो रहा है, इसमें तो वर्किंग करने की जरूरत है कोई? कैलकुलेटर पे आंसर निकल सकता है। 1000 का बैलेंस था, नाउ इट शुड बी 1200, इंक्रीज बाय 200। सो इंक्रीज क्या होता है? एक्सपेंस। और बैड डेट्स क्या होता है? एक्सपेंस। तो बैड डेट्स कितना है? 4000। और इंक्रीज इन डाउटफुल डेट्स ये कितना है? इंक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 200। इससे आसान सवाल शायद ही हो किसी एग्जाम्पल में। 4000 एक्सपेंस होगा, इनकम होगी? एक्सपेंस, क्योंकि बैड डेट्स भी एक्सपेंस है और इंक्रीज इन अलाउंस भी, ये भी एक्सपेंस है और ये भी एक्सपेंस है। बोथ आर एक्सपेंस। चले ठीक है जी।
ये किया था हमने। चले, ये देखें, इसमें डेटा निकाले। क्या क्या दिया हुआ ऑलमोस्ट वैसे ही सवाल पिछले वाला। तो इसमें क्लोजिंग अलाउंस खुद निकालना पड़ेगा, परसेंटेज दी हुई है। इंफॉर्मेशन अलग कर ले। एक तो आपको इररिकवरेबल डेट्स दिए थे। बेड डेट्स का दूसरा नाम क्या है? इररिकवरेबल डेट्स। 5,000। ये तो पक्का पक्का एक्सपेंस हो गया। 5,000 आंसर भी नीचे है, टिक मत मार देना, फिर बेड डेट्स एक्सपेंस नहीं होता। उसमें इंक्रीज या डिक्रीज प्लस माइनस करते हैं तो कुछ बनता है। इसका मतलब सिर्फ 5,000 आंसर तो नहीं होने वाला। अच्छा जी, अब अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का 31 अक्टूबर 2021 पे बैलेंस कितना है? 9,000। तो ब्रॉड फॉरवर्ड अलाउंस कितना है? जब तक क्लोजिंग अलाउंस नहीं आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज पता नहीं लगेगा। क्लोजिंग दिया हुआ है क्या? क्लोजिंग निकालना है। और ये आप लोगों को बता चुका हूँ कि अलाउंस स्पेसिफिक प्लस जर्नल दोनों मिलता है तो अलाउंस बनता है। अगर स्पेसिफिक की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो स्पेसिफिक है ही नहीं, तो फिर जर्नल ही लेना पड़ेगा। सही है? जर्नल की परसेंटेज लगाते हैं रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर। रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,20,000। ठीक है जी। 1,20,000 का डाउट कितना है इस दफा? 5%। ये भाग जाएंगे कितने? 6,000। ये आपने यहां लिख दिया। आपको लग रहा है कि जी 6,000 डाउटफुल डेट्स होने चाहिए। आपने पहले कितना रखा हुआ है? 9,000। तो अब क्या हुआ? डिक्रीज इन अलाउंस। डिक्रीज इन। इतने प्यार मोहब्बत से तो मैं, काश मुझे कोई अकाउंटिंग पढ़ा देता। तो मैं भी सब अंदाजा नहीं हो रहा है। होगा आहिस्ता आहिस्ता, सब्र करो। बहुत जल्द अंदाजा होने वाला है तुम लोगों को। अब क्या करें, बात तो बन गया मामला। बैड डेट्स कितने? 5,000 एक्सपेंस। डिक्रीज क्या होती है? इनकम। इनकम को आप माइनस कर दें, तो नेट एक्सपेंस कितने हो गए? 2,000 के नेट एक्सपेंस। आंसर इज ए। और अगर डिक्रीज ज्यादा हो जाता तो? डिक्रीज ये 5,000 होता, डिक्रीज 6,000 हो जाता तो? फिर वो जो 1,000 का आंसर बनता वो एक्सपेंस नहीं होता, वो इनकम होती। सही है? और इनकम के लिए वो चार्ज का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा। वो इनकम के लिए, अगर इनकम होगी तो आपको चार्ज का वर्ड नजर नहीं आएगा, क्रेडिट का वर्ड नजर आएगा। क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जहां चार्ज का वर्ड नजर आया ना, उसने पूछा व्हाट इज द चार्ज, तो आप समझ जाएं कि आंसर एक्सपेंस ही बन रहा होगा। तो वरना तो चार्ज क्यों बोलता। हाँ, अगर कहीं बोल दे व्हाट इज द चार्ज और क्रेडिट, तो इसका मतलब आप कंफर्म नहीं कर सकते जब तक निकालेंगे नहीं। तो चार्ज का मतलब एक्सपेंस और क्रेडिट का मतलब इनकम। जो आपका वो 20 नंबर का सवाल आता है ना, उसमें एक अच्छी खासी घुमाई भी उसने बैड डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट दी हुई होती। अगर आप वो एडजस्टमेंट सही कर लेना सिर्फ,
तो हर एडजस्टमेंट में आपको 3 से 4 नंबर मिल जाते हैं। तो 7 या 8 एडजस्टमेंट में तो आधी भी ठीक करके आ जाए तो 8-10 मार्क्स तो आपको वैसे निकल आए। और उसके लिए तकरीबन 10-12-15 सवाल प्रैक्टिस करके जाने पड़ते हैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के। तब जाके इंसान को ग्रिप आना शुरू होती है आहिस्ता आहिस्ता कि मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन पिछले जब वो आगे जाता है ना, वो पिछले टॉपिक्स उसके बेकार होते हैं। वही एडजस्टमेंट जब बैड डेट्स की आती है, वो कहता है ये क्या हुआ मेरे साथ। वही डेप्रिसिएशन उसे कैलकुलेट नहीं करना आ रहा था, लैक ऑफ प्रैक्टिस। स्ट्रेट लाइन क्या था, किस पे लगाते थे, कहाँ लगाते थे, रिड्यूसिंग में क्या करते थे, सारे पीछे के कॉन्सेप्ट भूल जाता है क्योंकि वो रिवीजन नहीं कर रहा होता। पीछे का रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे, आपने एक टॉपिक पढ़ा था 2020 में, अब आप 2025 में उसे दोबारा देखेंगे तो आपको टॉपिक याद आएगा? कैसे याद आएगा? और ये मसला है स्टूडेंट्स के साथ रहता है सीए में कि 15-15 20-20 चैप्टर दिए हुए वो आगे जा रहा होता है, पीछे की मेमोरी उसकी धुलती जा रही होती है, क्लीन होती जा रही होती है। तो मतलब आपको रेगुलरली आदत बनानी पड़ेगी कि आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन आपने कब करना है? जैसे आपने कभी डेप्रिसिएशन रिवाइज कर लिया, तो कभी आपने पीछे जाके डे बुक्स रिवाइज कर लिया, तो कभी आपने कोई थ्योरी पढ़ ली, तो कभी आपने कुछ पढ़ लिया, कभी आपने कुछ पढ़ लिया, यानी कि आपकी जान नहीं छूटेगी। सर मैं कितना पढूं? एक बच्चा आगे कहता सर मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा। मैंने बेटा ये मत पूछो कितना पढ़ना पड़ेगा, ये बताओ कितना नहीं पढ़ना पड़ेगा। 24 घंटे में से मैं आपको कह रहा हूँ 10 घंटे आपके, बाकी जितना पढ़ोगे उतना आपका फायदा। ये सवाल ही गलत है कि कितना पढ़ना पड़ेगा। सर 2 घंटे काफी है। उल्टा सोचते हैं हम कि 24 घंटे में से आप 6 घंटे 7 घंटे सोने के निकाल दें, सही है, 8 घंटे निकाल दें, चले 16 घंटे बच गए। 16 घंटे में से आप 1-1.5 घंटा 2-3 घंटे खाने पीने नमाज वगैरह सारे मामलात के निकाल दें, 14 घंटे बच गए। 1 घंटा एंटरटेनमेंट का निकाल दें, 13 घंटे बच गए। काट काट के भी आप ना, अगर यहाँ नहीं आते सपोज घर पे बैठ के पढ़ते हैं, तो आपको 8 से 10 क्वालिटी आवर्स होते हैं पढ़ने के। क्वालिटी आवर्स वो समझते हैं, जिसमें आप डिस्ट्रैक्शन के बगैर पढ़ रहे होते हैं। और यहाँ आते हैं फॉर एग्जाम्पल 9 to 5 या 9 to 3 या 9 to 1, तो भी 3-4 घंटे आपके पास क्वालिटी टाइम होता है जिसमें आपको आज का काम भी करना है, पिछला रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, सब मिल मिलाकर ये एक सिस्टम है। जो जितनी जल्दी इस सिस्टम से यूज टू होगा, वो उतना आसानी के साथ आगे बढ़ेगा। और जो इससे यूज टू नहीं हो रहा होगा, वो फिर आगे चलना उसका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और फिर कुछ अरसे बाद नामुमकिन हो जाएगा। सही है। आप पूछो ना इनको बीबीए वालों से और एमबीए वालों से कि तुम पढ़ते हो, वो कहते हम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, तो घर आके क्या पढ़ेंगे? वो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता उन्हें, तो घर आके क्या पढ़ेंगे? वो ऐसे पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल। इवन आप एसीसी वाले स्टूडेंट से पूछोगे ना, कहेंगे मैंने आखिरी महीने पढ़ के पेपर पास कर लिया, लास्ट 30 दिन। तो आई कैप के भी स्टूडेंट की ये प्रैक्टिस बन रही है, आखिरी महीने में क्रैश ले लेंगे, किसी से कस्टमाइज कोर्स ले लेंगे। भाई सीए इन चक्करों से पास नहीं होता। ये सब फजूल कहानी है। सीए में चाहिए कंसिस्टेंसी, रोजाना का काम, रोजाना। यानी हमने कभी मेरिट वालों के, गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स के कभी इंटरव्यू सुने, उनसे पूछा गया कि जी आप क्या करते थे, क्या आप 19 घंटे पढ़ते थे? तो उनका ये आंसर था नहीं जी, किसने कहा 19 घंटे पढ़ते थे, हम रोजाना पढ़ते थे, रोजाना का काम, रोजाना बस। और रिवीजन सॉलिड। जितना आपका रिवीजन अच्छा होगा, उतना आपको एग्जाम से पहले परेशानी कम होगी, और जितना आपका रिवीजन वीक होगा, उतना आपको एग्जाम से पहले परेशानी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा मैं भूल गया। सही है। अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता लोगों की मेमोरी कम होती जा रही है। पहले मेमोरी अच्छी होती थी, आजकल मेमोरी वीक होती जा रही है। शायद उसके पीछे मोबाइल है, शायद, यू नेवर नो। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल मेमोरी को खराब कर रहा है। अच्छा जी। ये सवाल देखें। सवाल की रिक्वायरमेंट पे जाए सबसे पहले। क्या पूछा हुआ है? यानी कि पूछ रहा है नेट एक्सपेंस। सही है। नेट एक्सपेंस 3 चीजों से बनता है: बैड डेट्स, बैड डेट्स रिकवर्ड, इंक्रीज और डिक्रीज इन डाउटफुल। अब जो चीजें गिवन है ना, वो ढूंढ लो, जो सामने पड़ी हुई है, वो अलग कर ले हम।
मैंने एक दफा पीआरसी के स्टूडेंट से पूछा, तो नहीं पीआरसी में पूछा या पीआरसी क्वालिफाई होने का, मैंने कहा तुम में से अगर कोई सीए ना कर पाया तो व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट? तो एक ने कहा यूनिवर्सिटी। मैंने गुड। एक ने पता मुझे क्या कहा? उसने कहा सर नो ऑप्शन लेफ्ट। मैंने क्या मतलब? बोले यही करना है बस, बाय एनी मीन्स। अब वो जो यूनिवर्सिटी वाला था ना, वो खुद ही डामाडोल है, नहीं हुआ तो यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। इसका मतलब है उसकी वो डिटर्मिनेशन ही पैदा नहीं हो पा रही ना, कि मुझे ये करना है लाजमी। तो जब तक वो पैदा नहीं होगी ना, यहाँ पर आपका टिकना मुश्किल हो जाएगा। क्या क्या दिया हुआ डायरेक्ट बगैर वर्किंग के अगर निकाले, क्या बेड डेट्स हैं? कहाँ है? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये रे ड्यूरिंग द ईयर स्पेसिफिक इररिकवरेबल डेट्स ऑफ रिटर्न ऑफ। अब ये फजूल में स्पेसिफिक लिखा हुआ है, इररिकवरेबल डेट्स काफी नहीं था? ये हो सकता है चक्कर देने के लिए लिखा हुआ कि वो समझे ये स्पेसिफिक अलाउंस है। ये क्या लिखा हुआ है? बेड डेट्स हैं ये। बेड डेट्स आ गए, साइड में कर दें बेड डेट्स को। ठीक है, 3200, 3200 के बेड डेट्स हैं। और इरिकवरेबल डेट्स जो कि 3 साल पहले रिकवर हुए थे, हुए राइट ऑफ हुए थे, वो रिकवर हो गए। वो क्या होते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड। ये भी साइड में रख दें। दोनों चीजें तो आपको पक्की पकाई दी गई। अब सारा गेम किसका है? अलाउंस का। अलाउंस ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए, डिफरेंस निकलेगा, या तो इंक्रीज आएगा या पिछले एग्जाम्पल में सीधा सीधा दे रहा था ना, अब सीधा सीधा नहीं है, अब मैथ्स आ गई बीच में। अब देखें क्या घुमा रहा है वो, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ना मुझे ओपनिंग पता ना मुझे क्लोजिंग पता। अब देखो क्या पता है मुझे, इसका टर्नओवर। टर्नओवर कहते हैं सेल्स को। लिख लें आप, टर्नओवर इसको कहते हैं सेल्स को। सेल्स दी उसने आपको कितनी? 3 मिलियन। अच्छा जी। एसीसी की किताब में से छापा हुआ सवाल है, नाम चेंज करके। एसीसी के क्वेश्चन बैंक में से छापा हुआ है, नाम चेंज किया हुआ। क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, किसी दूसरे का उठाया, वहां लिखा हुआ होगा नोरीन, उसको कर दिया भाई कोई अंग्रेजी वाला नाम लगाया, अंग्रेजों का उर्दू में। इंडियन किताबें होती हैं, वो होता है शांति नगर, शांति नगर को बना दिया सरियाब रोड। चले, नया सवाल बन गया। और वैल्यू ऊपर की, जिसको नीचे की, या 25% लिखा होता है, 20 किया, वहां हायर लिखा हुआ था, लोअर किया, चारों ऑप्शन तब्दील किया, ले जी नया सवाल आपके सामने। ले, पहले ये काम हम मैनुअल करते थे, अब ये काम आप चैट जीपीटी में डाल दे, ये सवाल कॉपी करके पेस्ट कर दे। कहते हैं चेंज द नेम्स, चेंज द फिगर्स, मेक इट अ डिफरेंट क्वेश्चन, तो आपको बना के दे देगा। सही है, कर ले प्रैक्टिस उसको। आप भी हमसे बोल रहे थे सर 10 सवाल 15 सवाल दे दे और मैं प्रैक्टिस करूं, ये काम आप उससे भी करवा सकते हैं फर्दर प्रैक्टिस के। आप उसको बोले मुझे 5 MCQs 10 MCQs दे दो बैड एंड डाउटफुल डेट्स की, इजी इजी वाले, पहले मैं वो कर लूं। फिर उसको बोलो मॉडरेट दे दो, थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट मत देना, वो कर ले। फिर जब आप एक्सपर्ट बन जाए ना, फिर उसको बोलो 10 सवाल दो मोस्ट डिफिकल्ट वन, फिर मैं करता हूँ। ये आप उसमें कर ले फाइनेंशियल मैथ्स में। पहले उसको बोलो मुझे इजी सवाल दो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के इजी इजी दो, फिर आहिस्ता इसको बोलो मुझे मॉडरेट सवाल दो, फिर मुझे थोड़े से मुश्किल सवाल दो। तो आप प्रैक्टिस के लिए आपको कितना मटेरियल अवेलेबल है, जितना मांगेंगे उतना आप थक जाएंगे, इतना प्रैक्टिस मटेरियल है। सही है, लेकिन वो टाइम भी तो निकालना पड़ेगा इसे प्रैक्टिस करने के लिए। टाइम का भी तो मसला है। टाइम इज द की। फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए तो मसला नहीं होता, उसके बेचारे का काम क्या है? फुल टाइम स्टूडेंट का काम क्या होता है? पढ़ना, और क्या करना? कुछ भी नहीं करना। जॉब के साथ पढ़ना आसान होता है मुश्किल? तो सीए फाइनल वाले किसके साथ पढ़ते हैं? जॉब के साथ। आखिर में 15 दिन की छुट्टियां ले लें अपने ऑफिस से, कि मुझे जो ना स्टडी के लिए जो ना एग्जाम की तैयारी करनी है, तो लीव मिल जाती है।
लेकिन वो साथ साथ पढ़ेंगे। अब 9 to 5, 9 to 7 बंदा काम करके आ रहा तो पढ़ेगा कब? कैसे पढ़ेगा? तो अगर पीछे से उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है ना, तो उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, पढ़ाई वो शॉर्ट टर्म में जल्दी पढ़ लेता है, रीडिंग में एक्सपर्ट है उसको, लेकिन शुरू से ही लुढ़कता भड़कता आ रहा है तो वो आगे जाके और फंसेगा, बहुत बुरा। सही है? अच्छा जी। अच्छा जी, उन्होंने हमें रिसीवेबल बताए क्या कितने? रिसीवेबल की परसेंटेज बता दी, रिसीवेबल नहीं बताए। अच्छा जी, सेल्स कितनी बताई है? 3 मिलियन सेल्स है, सही है। अकाउंट रिसीवेबल कितना है? अकाउंट रिसीवेबल 4% है टर्नओवर का। तो अकाउंट रिसीवेबल कितना हो गया 3 मिलियन का? 4%, तो कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख या 1.2 मिलियन? चेक कर ले। 1,20,000 ये रिसीवेबल आ गए। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ही और शी जो भी है विशेस टू मेंटेन इट्स डाउटफुल डेट्स अलाउंस एट 3% ऑफ रिसीवेबल। चलें जी, डाउटफुल डेट्स का अलाउंस बनाने का कह रहा है हमसे। और जो बनाने का कह रहा होता है वो क्लोजिंग होता है ना। कितना बना लें? तो 1,20,000 का कितना परसेंटेज? 3% कह रहा है अलाउंस बना लें, कितना हो जाएगा? 36,000 या 100? 100। 1,20,000 का कितना हो गया? 36। अच्छा, अब हम फिर खड़े हुए कहां पर? जब तक ओपनिंग नहीं पता होगा, क्लोजिंग कैसे निकालेंगे, सॉरी डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सही है। अब क्लोजिंग तो दे दिया, अब ओपनिंग ढूंढो। ओपनिंग गायब। ओपनिंग दिया हुआ ही नहीं है उसमें निकालने के लिए, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं ओपनिंग की। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। एक बंदा है, बेसिक मैथ्स, उसको इस महीने 1,20,000 रुपये सैलरी मिली। सही है। उसको ये बताया गया, उससे पूछा गया, कोई आके कहता है कि जी आपकी इससे पहले वाली सैलरी कितनी थी? आपने कहा वो तो नहीं पता, मैं भूल गया, लेकिन ये जो है ना, ये उससे 20% ज्यादा है। बेसिक मैथ से जो बच्चों को 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। तो क्या आप ये बता सकते हैं वो पीछे वाला कितना था? 1,20,000 रुपए की सैलरी है, ये पिछले के मुकाबले में 20% से बढ़ी है। तो आप बता सकते हैं पिछली सैलरी कितनी थी? क्या बता सकते हैं ना? वो आपको क्या बता रहा है कि आपका अलाउंस कितना है? 3,600। और ये जो अलाउंस है आपका, वो पिछले से 25% ज्यादा है। तो पिछला कितना है? तो अब स्टूडेंट पता है क्या करेंगे? इसके ऊपर 25% लगा देंगे। ये ज्यादा होके आया है, ये इसका 25% नहीं है। इतने आराम से नहीं निकलता। क्या आपने कहा ये जो सैलरी ना तुम्हारी, इसके इसका 20% लगा के बता देंगे जी पीछे तुम्हें सैलरी इतनी मिलेगी? ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं निकल सकता। तो 3,600 आया है, ये पिछले वाले का 25% ज्यादा है। पिछला वाला कितना था? जैसे एक बंदे को आ जाए तुम्हारा वजन इस वक्त 80 किलो है, और पिछले महीने का जो वजन था ना उसके मुकाबले में 20% ज्यादा है। पिछले महीने वजन कितना था? देखें जी, मैं आपको एक, अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन, मैं आपको तरीका बताता हूँ ऐसी चीज को डील करने का। जो भी आपको करंट वैल्यू दी हुई है ना, वो रखें आप ऊपर न्यूमरेटर में। सही है। अच्छा, आपको बताया गया आएगा या तो ये हायर है या लोअर है, ये बताया जाएगा ना, और तो कुछ नहीं बताएगा। तो बताइए ये 25% ज्यादा है, इस सवाल में ज्यादा है, अगले सवाल में हो सकता है कम बोल दे। पिछले को आप 100 एज्यूम करें, तो ये वैल्यू अगर 25% ज्यादा है तो 100 प्लस
25, तो ये 125% हो गई। पिछला 100 एज्यूम किया, अगर ज्यादा है तो ऐड कर दो, कम है तो माइनस कर दो। हो गया। यानी कि 3600 की परसेंटेज कितनी है? 125%। पिछला वाला जो होगा वो 100 होगा, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये पिछली वैल्यू निकालने का तरीका। 2880, ये हो गया आपका ब्रॉड फॉरवर्ड अलाउंस। अब आप क्रॉस चेक करें, इसका 25% निकालकर ऐड करके देखें क्या वो 3600 बन रहा है। अगर बन रहा है तो कैलकुलेशन ठीक है, नहीं बन रहा तो कैलकुलेशन में गड़बड़ है। चेक करें। 2880 में अगर 25% इसका निकालकर ऐड कर दिया जाए। सर 720 नहीं आ रहा। 3600 आ रहा है। 28880 मल्टीप्लाई बाय 1.25, 3600 आ रहा है। इसका मतलब सही है। सही है। अच्छा, अगर इसी सवाल को हम यूं कर दें कि ये जो आपके पास 3600 आ रहा है ये 25% कम है, तो 100 में से 25 माइनस कर देना, तो ये 75 हो जाता। सही है। तो अब आपने एक दफा सीख लिया ना, अब समझ जाए होशियारी एग्जामिनर की, कि ये वो ऐसे देगा तो मैं ऐसे करूंगा। ठीक है। तो अब ओपनिंग आ गया। क्लोजिंग कितना था? क्लोजिंग अलाउंस कितना था? ओपनिंग हो गया 2880, क्लोजिंग कितना हो गया? 36। अब पता है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज बाय 720। किसी को अगर ये इंक्रीज डिक्रीज में चक्कर आ रहे हो ना अब भी, तो समझ लेना पुराने वाले पैसे अब्बू ने दिए थे, और अब्बू ने अब आपको पैसे बढ़ा दिए हैं आपके ना। तो अब आपके लिए पैसे बढ़े या कम हुए? पहले अब्बू इतने पैसे देते थे, अब अब्बू इतने पैसे देते हैं। पैसे बढ़े या कम हुए? तो आपको मुंह से यही निकलेगा बढ़े, तो इंक्रीज हो गया। अच्छा जी, अब हमारे सवाल में बेड डेट्स कितने थे अलग जो हमने किए थे? राइट ऑफ कितने थे? 3200। एक्सपेंस। अच्छा जी, इंक्रीज इन अलाउंस वो कितना है? 720, ये भी एक्सपेंस। रिकवर्ड कितना है? वो भी एक्सपेंस। नहीं जी, इनकम। उसको माइनस कर दिया, तो नेट चार्ज कितना होगा? है आंसर? नेट चार्ज 3770। आ गया आंसर? आंसर इज सी। देखिए कॉन्सेप्ट वही है। अब ये सिर्फ घुमा रहा है इधर उधर सवालों में, इसमें कोई नई चीज तो लाके नहीं दी आपको। वही चीज रहेंगी, बेड डेट्स होगा, डाउटफुल डेट्स होंगे, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, जर्नल अलाउंस, स्पेसिफिक अलाउंस, रिकवर्ड, एज एनालिसिस। खत्म करें टॉपिक। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा करेंगे उतना टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा।